बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसे ही माहिरा एक एसपी अफसर बनती है तो अपनी तैनाती वाले जिले से जहां उसकी पोस्टिंग हुई थी अपनी सरकारी गाड़ी में बैठती है और सीधा कराची की एक कॉलोनी में पहुंच जाती है, क्योंकि उसे पहले ही पता था कि यहाँ एक साहब सदीक अहमद रहते हैं। वो अपनी गाड़ी लेकर उस कॉलोनी में आती है और वहां पहुंचकर लोगों से सदीक अहमद के बारे में पूछने लगती है। जैसे ही वो पूछती है लोगों से मालूम होता है कि सदीक साहब अब रेलवे स्टेशन पर बैठकर अपना वक्त गुजारते हैं, क्योंकि उनके बेटे और बहू उनके साथ बहुत बुरा सलूक करते हैं। ये सुनकर माहिरा फौरन रेलवे स्टेशन चली जाती है। जैसे ही वो स्टेशन पर कदम रखती है पुरानी बहुत सी बातें उसके जहन में फ्लैशबैक की तरह आने लगती हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता तलाश करते हुए आखिरकार सदीक अहमद के पास पहुंच जाती है। वो स्टेशन के कोने में बैठे हुए होते हैं और उनकी हालत देखकर साफ लगता है कि वो भीख मांगकर गुजारा करते हैं। जैसे ही मायरा उन्हें इस हाल में देखती है तो उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। वो फौरन उनके पास जाकर बैठ जाती है। सदीक साहब माहिरा को पहचान नहीं पाते, क्योंकि वो किस्मत के बहुत मारे हुए थे और माहिरा की हालत भी अब बहुत बदल चुकी थी। वो नरमी से कहते हैं, बेटी तुम कौन हो? मुझे भूख लगी है, क्या मुझे खाने को कुछ मिल सकता है? ये सुनकर माहिरा फौरन उन्हें गले लगा लेती है और कहती है, बस पापा अब भूखे नहीं रहना होगा, मैं आ गई हूँ ना, अब कोई परेशानी नहीं होगी। उनके साथ खड़ा माहिरा का सिक्योरिटी मैन और ड्राइवर ये सब देखकर हैरान रह जाते हैं कि इतनी बड़ी अफसर एक फकीर जैसे शख्स को क्यों गले लगा रही है और उसे बाबा क्यों कह रही है। वहाँ स्टेशन पर कुछ लोग जो ये मंजर देख रहे थे वो भी दंग रह गए। माहिरा सदीक साहब को सहारा देकर उठाती है और अपने साथ लेकर चलने लगती है, लेकिन सदीक अहमद कहते हैं, बेटी तुम कौन हो? मुझे अपने साथ क्यों ले जा रही हो? माहिरा नरमी से बोलती है, बाबा शायद आपने पहचाना नहीं, मेरा नाम माहिरा है, आपने एक दिन मुझे खाना खिलाया था, याद है? ये सुनते ही सदीक साहब गहरी सोच में पड़ जाते हैं, फिर खामोशी से उसके साथ चलने लगते हैं। माहिरा उन्हें स्टेशन के पास एक रेस्टोरेंट पर ले जाती है, वही जगह जहां बरसों पहले सदीक साहब ने माहिरा को खाना खिलाया था। वो उन्हें वहां खाना खिलाती है। जब वो खा चुके तो माहिरा पूछती है, बाबा आपकी ये हालत कैसे हो गई? आप तो अच्छे खासे थे ना। सदीक साहब के चेहरे पर दुख के आसार आ जाते हैं, आंखों में आंसू भर आते हैं। वो कहते हैं, बेटी मैंने तुम्हें उस दिन बताया था ना कि मेरी बहू बेटा नशा करने लग गए हैं, बस इसी वजह से जब मैंने तुम्हारी मदद की थी तो 1 साल बाद मेरे बेटे और बहू ने मुझे घर से निकाल दिया। तब से मैं ऐसे ही दर बदर भटक रहा हूँ। ये सुनकर माहिरा के दिल पर गहरा असर हुआ। वो कहती है, पापा अगर बात ऐसी है तो मेरे साथ चलिए, मैं देखना चाहती हूँ कि वो आपके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। चाहे आप उनके साथ ना रहे मगर एक बार उन्हें सबक सिखाना तो बनता है। सदीक साहब पहले तो इनकार करते हैं, मगर जब माहिरा बार बार इजहार करती है तो वो मान जाते हैं। माहिरा उन्हें सहारा देकर गाड़ी में बिठाती है और उनके बताए पते पर वापस उसी कॉलोनी में आ जाती है जहां से वो कुछ देर पहले निकली थी। ड्राइवर और सिक्योरिटी मैन ये सब देखकर हैरान है कि मैडम को आखिर हुआ क्या है, वो एक भीख मांगने वाले शख्स को अपने साथ क्यों लिए फिर रही है। उनकी बातों से बिल्कुल नहीं लगता कि ये बाप बेटी है। उनके अंदाज से यूँ लगता है जैसे उस बुजुर्ग शख्स ने कभी माहिरा की मदद की हो और अब वो उसका बदला चुकाने आई हो। माहिरा के साथ गाड़ी में बैठे सदीक साहब रास्ते भर खामोश रहे। गाड़ी जब उस कॉलोनी के मरकजी दरवाजे पर पहुंची जहां उनका पुराना घर था तो उनके चेहरे पर हल्की सी लर्जिश नजर आई। वो आहिस्ता से बोली, बेटी यही वो जगह है जहां से उन्होंने मुझे धक्के देकर निकाला था। माहिरा ने नरमी से कहा, बाबा अब आप अकेले नहीं हैं, मैं आपके साथ हूँ। गाड़ी घर के सामने रुकी। माहिरा ने गार्ड को इशारा किया, दरवाजा बजाओ। कुछ देर बाद दरवाजा खुला, अंदर से आसिफ निकला। वो चौंक गया। सामने वर्दी में खड़ी एक आला अफसर, सरकारी गाड़ी और साथ 2 गार्ड्स। वो घबरा कर बोला, जी मैडम किससे मिलना है? माहिरा ने पीछे खड़े सदीक साहब को आगे किया और बोली, इन्हें पहचानते हो? आसिफ ने एक नजर देखा, लेकिन जवाब देने से पहले ही अंदर से एक औरत की तेज आवाज आई, शगुफ्ता। वो हंसते हुए बोली, हाँ पहचानती हूँ इस बुड्ढे को, यही हमारा पुराना बुड्ढा है जिसे हमने घर से निकाल दिया था। ये सुनते ही माहिरा का जब्त टूट गया। वो तेजी से अंदर दाखिल हुई और एक जोरदार थप्पड़ शगुफ्ता के मुंह पर मारा। कमरे में सन्नाटा छा गया।
आसिफ ने बोलने की कोशिश की मगर माहिरा की तेज नजरों को देखकर खामोश हो गया। सदीक साहब के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, जैसे बरसों बाद इंसाफ होता देख रहे हों। माहिरा ने दोनों मियाँ बीवी को कुर्सी पर बिठाया और सख्त लहजे में बोली, शर्म करो, तुमने अपने बाप के साथ ऐसा सलूक किया। अगर तुम उनकी देखभाल नहीं कर सकते थे तो कम से कम इज्जत से रहने देते। अब तुम उनकी सारी जायदाद जो धोखे से अपने नाम करवाई वापस करोगे। ये सुनते ही आसिफ और शगुफ्ता के चेहरों का रंग उड़ गया। आसिफ ने हकलाते हुए कहा, मैडम आपको गलत फहमी हुई है, हमने कुछ नहीं किया। माहिरा ने मेज पर हाथ मारा, चुप, मुझे सब मालूम है। कानून में ऐसे नाफरमान बेटों के लिए सजा है जो अपने माँ बाप को घर से निकालते हैं। अगर तुम्हें अपने किए पर नदामत है तो यही वक्त है तौबा का। ये सुनते ही दोनों मियाँ बीवी घबरा कर सदीक अहमद के कदमों में गिर गए। शगुफ्ता रोते हुए बोली, बाबा हमें माफ कर दो, बहुत बड़ी गलती हो गई, अब ऐसा कभी नहीं होगा। आप हमारे साथ ही रहेंगे, हम आपकी खिदमत करेंगे। सदीक साहब ने आहिस्तगी से कहा, नहीं बेटी, अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। बस इतना काफी है कि आज मेरी बेटी ने मेरा बदला ले लिया, बाकी तुम्हें तुम्हारे हाल पर छोड़ दिया। ये सुनकर सब चौंक गए। आसिफ ने हैरत से पूछा, बेटी? कौन सी बेटी? आपकी तो कोई बेटी नहीं है ना? माहिरा मुस्कुराकर बोली, हाँ, खून की बेटी नहीं मगर दिल की बेटी जरूर हो। कमरे में खामोशी छा गई, सबकी नजरें माहिरा पर थी। वो आहिस्ता आहिस्ता बोलने लगी, 4 साल पहले जब मेरे भाई और भाभी ने मुझे धक्के देकर घर से निकाला था, मैं इसी रेलवे स्टेशन पर आई थी। 3 दिन से भूखी थी, सोच लिया था कि जिंदगी खत्म कर दो। जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आई, मैं उसके सामने कदम रखने वाली थी कि अचानक एक बूढ़ा शख्स आया और मुझे पीछे खींच लिया। वो यही बाबा थे। माहिरा की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने मुझे समझाया कि जान लेना गुनाह है। फिर वो मुझे पास वाले होटल में ले गए, खाना खिलाया और जब मैंने अपना दुख बताया तो उन्होंने अपनी बचत में से 1 लाख रुपए निकाले और कहा, बेटी मेरी कोई औलाद नहीं जो मेरा सहारा बने, ये रकम ले लो, अपनी जिंदगी संवार लो, पढ़ो, आगे बढ़ो, बस एक वादा करो, जब कामयाब हो जाओ तो मुझे याद जरूर करना। सदीक साहब की आंखों से भी आंसू बहने लगे। माहिरा बोली, आज मैं वो वादा पूरा करने आई हूँ, अब मैं उन्हें अपने साथ रखूंगी। ये कहकर माहिरा ने सदीक साहब को सहारा दिया और सबके सामने बाहर ले गई। गार्ड्स ने दरवाजा खोला, लोग हैरत से देखते रह गए। माहिरा सदीक साहब को अपने साथ घर ले आती है। वो घर जो अब उसके ओहदे के मुताबिक एक साफ सुथरा पुरवकार सरकारी बंगला था। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुई, माहिरा ने गार्ड से कहा, बाबा के लिए कमरा तैयार कराओ, उनके आराम का खास ख्याल रखा जाए। सदीक साहब खामोशी से चारों तरफ देख रहे थे, उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। वो बोले, बेटी, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा कोई घर फिर बनेगा। माहिरा ने मुस्कुराकर कहा, ये आपका ही घर है बाबा और मैं आपकी बेटी। कुछ दिन यूं ही गुजरे। सदीक साहब अब खुश नजर आने लगे। वो माहिरा के लिए सुबह नाश्ता लगवाते, कभी बातों में अपने पुराने दिनों को याद करते। एक दिन उन्होंने कहा, बेटी, अब तो तुम कामयाब हो चुकी हो, जिंदगी संवर गई है, अब शादी कर लो। घर में बच्चों की हंसी गूंजेगी तो मेरा दिल भी बहल जाएगा। माहिरा ने नरम लहजे में जवाब दिया, पापा, मेरी एक बार शादी हो चुकी है, दोबारा नहीं। सदीक साहब चौंके, क्यों बेटी, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? माहिरा की नजरें झुक गई। मेरे शौहर अहमद मुझसे मोहब्बत करते थे मगर अपनी माँ का बेहद फर्माबरदार था। मेरी सास मुझे पसंद नहीं करती थी, अहमद उनकी हर बात मानता था। आखिरकार एक दिन उनके दबाव में आकर मुझे घर से निकाल दिया और आज तक मेरी कोई खबर नहीं ली। सदीक साहब ने आहिस्ता से कहा, क्या वो अब खुश है? माहिरा बोली, मुझे नहीं मालूम, सुना है उसने अब तक दूसरी शादी नहीं की। शायद अब भी मेरे लिए कुछ एहसास बाकी है, लेकिन मैं दोबारा वो दरवाजा नहीं खोलना चाहती। सदीक साहब कुछ देर खामोश बैठे रहे, फिर बोले, बेटी, कभी कभी किस्मत दूसरा मौका देती है, हो सकता है इस बार सब ठीक हो जाए। माहिरा ने आहिस्ता से कहा, बाबा, मेरी हिम्मत नहीं है। चंद दिन गुजर गए। एक सुबह सदीक साहब ने माहिरा के घर के मुलाजिम से अहमद का पता मालूम किया। वो खुद वहां जाने का इरादा करने लगे। माहिरा ड्यूटी पर थी। सदीक साहब ने गाड़ी मंगवाई और अहमद के घर चले गए। दरवाजा अहमद ने खुद खोला। सामने एक ज़ईफ मगर बावफार शख्स
जी बाबा, फरमाइए। सदीक साहब ने मुस्कुरा कर कहा, मैं माहिरा के हवाले से आया हूँ। अहमद चौंका। माहिरा, वो ठीक है? सदीक साहब बोले, हाँ बिल्कुल, वो अब एसपी अफसर है। तुम्हारे छोड़ जाने के बाद भी उसने हिम्मत नहीं हारी, अपनी जिंदगी संवारी और आज इज्जत के मकाम पर है। अहमद के चेहरे पर हैरत और नरमी के तासुरात फैल गए। वो आहिस्ता से बोला, वो कामयाब हो गई? बाबा, क्या वो खुश है? सदीक साहब मुस्कुरा कर बोले, हाँ, मगर दिल के किसी कोने में अभी भी तुम्हारा जिक्र है। वो अब तक तुम्हें बुला नहीं पाई। अहमद ने सर झुका लिया। बाबा, मैंने बहुत बड़ी गलती की। माँ के कहने पर एक ऐसी औरत को घर से निकाल दिया जो मेरा सब कुछ थी, लेकिन मैंने आज तक दूसरी शादी नहीं की। सदीक साहब ने कहा, अगर तुम्हें सच में एहसास है तो मेरे साथ चलो, एक बार उसे देख लो। अहमद ने फौरन हाँ कर दी। दोनों गाड़ी में बैठकर वापस माहिरा के घर आए। शाम का वक्त था। माहिरा ड्यूटी से लौटी ही थी। जैसे ही वो दरवाजे से अंदर दाखिल हुई, उसने देखा कि सोफे पर अहमद बैठा है और उसके साथ बाबा। माहिरा चंद लम्हे खामोश खड़ी रही। सदीक साहब ने मुस्कुरा कर कहा, बेटी, मैं जरा बाहर टहलने जा रहा हूँ, तुम दोनों बात कर लो। माहिरा और अहमद एक दूसरे के सामने बैठ गए। कुछ देर खामोशी छाई रही। फिर अहमद बोला, माहिरा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अगर मुमकिन हो तो मुझे माफ कर दो। मैं आज तक किसी और का नहीं हो सका। माहिरा की आंखों में नमी आ गई। मैं भी तुम्हें भूल नहीं सकी अहमद, बस हालात ने जुदा कर दिया था। अहमद ने कहा, अब हालात बदल चुके हैं। मैं चाहता हूँ हम एक नई शुरुआत करें। माहिरा ने खामोशी से सर हिला दिया। आंसू बहते रहे, मगर उन आंसुओं में सुकून था। कुछ देर बाद सदीक साहब वापस अंदर आए। दोनों को एक साथ देखकर बोले, अल्लाह तुम दोनों को खुश रखे। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी यही है। उसके बाद वक्त गुजरता गया। सदीक साहब उनके साथ रहने लगे। अब वो सिर्फ बाप नहीं, एक नेमत बन गए थे। वो अक्सर कहते, देखो, कभी किसी नेकी को छोटा मत समझो, क्योंकि एक दिन वो नेकी तुम्हें जिंदगी भर का सुकून दे जाती है। यूं माहिरा, अहमद और सदीक अहमद एक ही छत के नीचे मोहब्बत, शुक्रगुजारी और इज्जत के साथ जिंदगी गुजारने लगे। नाज़रीन, अगर आपको आज की कहानी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप सबको बर वक्त मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब।